Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Priti Singh, your educator, and today we are going to discuss Unit 2 of Class 10th NCERT Polity, that is the federalism. In this video, we will be studying about federal structure in India in very brief. This chapter is very important and we will be covering each and every point of this chapter in very brief. So before we continue, here is a small announcement, dear students. For getting the PDF of my lectures or asking your doubts and queries, you can join my Telegram channel. You will be getting Telegram link from description box. So without any delay, let's continue our topic. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है। जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़े थे क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटी का, तो उसमें हमारा पहला चैप्टर कौन सा था? पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग में व्हाट वी हैव सीन कि कैसे हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज होती है, उनके बीच पावर शेयरिंग होता है। ऑल्सो हम लोग देखे थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच में कैसे पावर शेयरिंग होता है। तो उन सबको देख के जो हमारा एक था, दैट वाज द पावर शेयरिंग इन बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। इसको मैंने आपको क्या बताया था? बेसिकली इट इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर क्या था? जो हमारा था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे वर्टिकल डिवीजन होता है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हमारे यहाँ बेसिकली डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म को कैसे हम लोग फॉलो करते हैं, किस किस फॉर्म में फॉलो करते हैं। एंड जो हमारा थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज द पंचायती राज या लोकल बॉडी गवर्नमेंट, उसके बारे में वेरी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। और हम लोग जो ये बेसिकली पावर शेयरिंग का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक नाम दे सकते हैं फेडरलिज्म। सिंपली व्हाट कैन वी से, अगर पावर जो है, जो भी पावर शेयरिंग हो रहा है इन बिटवीन टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी दो गवर्नमेंट के बीच में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फेडरलिज्म। एंड ये जो टर्म है आपका फेडरलिज्म ना, ये हम लोग नॉर्मली देखें तो बहुत इजीली समझते हैं, बट इसको आप ब्रीफ में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे कंट्री इंडिया में कैसे हम लोग इस फेडरलिज्म को डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। कभी लैंग्वेज स्टेट का क्रिएशन करके, कभी सेंट्रल स्टेट का रिलेशन शो करके, कभी लैंग्वेज हमारा जो है, जैसे हमें पता है अभी हमारा कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब अगर आपसे बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज जो है, कोई एक लैंग्वेज नहीं है, मतलब बहुत से हमारे यहाँ लैंग्वेजेस है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। सो व्हाट दे आर शोइंग कि हमारे यहाँ कैसे फेडरल स्ट्रक्चर प्रैक्टिस होता है। तो ये जो टर्म है ना आपका फेडरलिज्म, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे जो बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वो कैसे हमारे यहाँ के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाती है। एंड लास्ट में फाइनली हम लोग क्या देखेंगे? एक न्यू गवर्नमेंट, मतलब जो हमारा सबसे लोएस्ट फॉर्म आता है वर्टिकल डिवीजन में, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। उसके बारे में बहुत ही डिटेल में देखेंगे, because it is a new and third tier government, or it is a new and third tier Indian government in especially Indian federalism. So let's continue. ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फेडरलिज्म की, तो अगर मैं बात करती हूँ आपको फर्स्ट यूनिट जो हम लोग पढ़े थे, दैट वाज जिसमें हमें दो स्टोरी दिया था पावर शेयरिंग में, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे बेल्जियम में जो वहाँ के लीडर्स थे, उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें पावर को शेयर करना चाहिए। और जब वो पावर शेयर किए इन बिटवीन स्टेट, इन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो रीजनल बॉडीज पे, रीजनल लेवल पे, सो व्हाट बेनिफिट उन्हें मिला? उन्हें बेनिफिट ये मिला कि जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था वहाँ पे, लोगों के बीच में जो कैओस हुआ था, उसको स्टॉप कर दिया गया। तो दैट वाज द सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी एग्जांपल देखते हैं इंडिया में भी, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेज है। तो स्वाभाविक बात है कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फेडरल गवर्नमेंट होना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर से हमें गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर। सिंपली व्हाट कैन यू से, फेडरलिज्म का मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर होता है, मीन्स वो पावर जो है आपका दो लेवल में डिवाइड हो जाता है। एक तो मेन, और एक उसका एक और कोई दूसरा उसका उसका अपोजिट होगा। मीन्स सिंपली व्हाट कैन यू से कि फेडरल इज अ सिस्टम इन विच पावर इज शेयर इन बिटवीन, और यू कैन से इज डिवाइडेड इन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। लाइक इंडिया में बात करें तो हमें पता है कि सेंटर पे कौन है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट हमें पता है 20 स्टेट हैं। तो ऐसे ही जब हमारी स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में जब पावर शेयरिंग हो रहा है, सो ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। हम लोग को पता है कि फेडरलिज्म में दो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। एक जो होते हैं सेंटर पे होगा, और एक जो होगा वो उसके स्टेट और जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है वहाँ पे होता है।
सो जो सेंटर पे होता है या जो स्टेट पे है, वो सब अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पावर इंजॉय करते हैं। जैसे कि एक जो होगा वो पूरे कंट्री के लिए होगा, मीन्स जो होल में बैठा होगा, राइट। और उसके अंदर जो छोटे छोटे आपके यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके प्रोविंसेस होते हैं, और यू कैन से उसके स्टेट्स होते हैं। तो वो भी अपने जो दिनचर्या, जो डेली बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन है, अपने स्टेट के, एक पार्टिकुलर स्टेट की जो भी पॉलिसीज है उन सबको रेगुलेट करते हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट में बेसिकली दो गवर्नमेंट होते हैं, वो दोनों अपनी अपनी पावर इंडिपेंडेंटली यूज करते हैं। जैसे स्टेट के लिए हो गए, अब मान लो आप एग्जाम्पल ले लेते हो बिहार, यूपी, गुजरात, जो भी स्टेट्स हैं। सो ये लोग अपने स्टेट से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज होती है तो व्हाट कैन दे डू, वो अपने स्टेट और पॉलिसीज जो है वो फॉलो करते हैं। तो अगर मैं डिफ्रेंसिएशन बताऊँ, डिफरेंस करूँ इसमें यूनिटरी सिस्टम में और फेडरल सिस्टम में, सो व्हाट कैन यू से कि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, एक सेंटर पे, मीन्स सिर्फ सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट क्रिएट होता है, और उसके अंदर बाकी जो छोटी छोटी स्टेट होती है दे आर सबऑर्डिनेट, मीन्स उसके अंदर काम करती है। फाइल फेडरल सिस्टम में अपोजिट होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो सकते हैं और वो अपनी पावर इंडिपेंडेंटली यूज करती हैं। दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो अगर आप यूनिटरी सिस्टम के सेकेंड फीचर्स की बात करें तो आपको पता चलेगा क्या, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी पास या कोई भी ऑर्डर डायरेक्टली कोई भी पास सामने रख देती है, जो स्टेट्स होते हैं या जो जो यूनिट होते हैं, कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। किसमें होता है, ये यूनिटरी में होता है। बट इफ यू लुक टुवर्ड द फेडरल, तो आपको फेडरल में पता क्या चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती कोई भी ऑर्डर स्टेट को नहीं फोर्स, जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उनको नहीं फोर्स कर सकते कि आपको ये करना है। ये हमारे फेडरल सिस्टम में होता है, और ठीक इसका अपोजिट कहाँ पे होता है, यूनिटरी सिस्टम में होता है। साथ साथ में अगर आप बात करें यूनिटरी सिस्टम में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज सुप्रीम, और यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होता है या जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिया जा रहा है। बट वहीं आप फेडरल सिस्टम में देखें, सो व्हाट यू विल बी फाइंडिंग कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे उसके पास भी पावर है कि वो खुद ब खुद अपने स्टेट से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो प्रोविजन है वो बनाए। बट एक बात यहाँ पे होता है कि जो स्टेट होते हैं दे आर आंसरेबल टू द, यू कैन से समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स दे आर आंसरेबल कि व्हाट दे आर डूइंग, जो भी वर्क कर रहा है, बट नॉट परमानेंटली। यू कैन नॉट से कि दे आर कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ वक्त उन्हें लगता है कि हमारे नेशनल पे, हमारे कंट्री पे थ्रेट हो सकता है, तो दैट्स वाई दैट टाइम दे विल बी आंसरेबल, बट नॉट ऑलवेज। सो दैट वाई वी कैन से कि जो भी उनके पास पावर है दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट एट सम एक्सटेंट जहाँ पे नेशनल इंटीग्रिटी की या नेशनल सिक्योरिटी की इन सारी चीज़ों पे बात आ जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है वो किसको बताना पड़ेगा, सेंटर को बताना पड़ेगा। और यहाँ पे तो हमेशा ही बताना पड़ता है। जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वहाँ पे उनको हर वक्त वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। नाउ अगर मैं बात करूँ कि व्हाट इज द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, सपोज आप इंडिया का एग्जाम्पल ले दे, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, का डेफिनेशन से आप बोल सकते हैं कि देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे एक स्टेट पे हो, एक सेंटर पे होगा, एक स्टेट पे होगा, और हो सकता है कि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी होते होंगे। साथ साथ में यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो हर एक सिटीजन के लिए बराबर होते हैं। और जितने भी वहाँ पे टायर हैं, वहाँ पे दे आर बेसिकली दे हैव इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेचर, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक अब बात कर लेते हो सेंटर पे, तो जो सेंटर पे है उनका अपना जो रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन किया जाता है। अगर सेंटर पे हो रहा है तो वहाँ पे भी उनके पास पावर है कि वो दे कैन जुरिस्डिक्ट। थर्ड फीचर क्या है कि यहाँ पे जो भी अथॉरिटी है या यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट हो रही है अलग अलग लेवल पे, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ग्रांट किया। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। तो अगर किसी भी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि वो उनको जो भी वहाँ पे उनको गारंटी मिली है, जो भी अथॉरिटी मिली है, वो किसके द्वारा मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मिला है। साथ साथ में क्या है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दे कांट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि वो आपको पता चल रहा है कि दोनों को जो अथॉरिटी मिली है अलग अलग टायर पे जो गवर्नमेंट है, सबको कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं चेंज कर सकता, उसको जो स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट है उनसे भी सजेशन लेना पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हो सकता है कि वो स्टेट के लिए थ्रेट हो सकता है। तो दैट्स वाई
we can completely say कि the fundamental provisions of the constitution can't be unilaterally changed by a ह्यूमन लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स अकेले सेंटर नहीं कर सकता, अकेले स्टेट नहीं कर सकता है, या अकेले लोकल बॉडी नहीं कर सकता है, उसमें दोनों की कंसेंट की बहुत ही ज़रूरत होती है। साथ साथ में क्या इसका फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है कि कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो भी अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट को पावर मिली है उसको वो चेक करे। अगर हमें बात करना है सेंटर पे, तो सेंटर पे कौन चेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और जो स्टेट पे होंगे वहाँ पे हाई कोर्ट, जो लोकल होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग तरह से चेक किया जाता है। साथ साथ में अगर हम लोग बात करते हैं कि उनके पास उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो उनके पास रेवेन्यू आता का है, तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है हर एक लेवल पे वो बेसिकली उनकी खुद की ऑटोनॉमी होती है कि हाँ वो कंसोलिडेटेड फंड से ले सकते हैं, वो कहाँ से कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से ले सकते हैं, मतलब जहाँ पे जिसका मेंशन है कि आपको यहाँ से आपको पैसे लेने हैं तो वहीं से लेंगे। मीन्स उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होता है कि हाँ उन्हें पैसे रेवेन्यू कहाँ से लेने हैं, अपने स्टेट को चलाने के लिए, या अगर सेंटर पे गवर्नमेंट है तो पूरे कंट्री को चलाने के लिए उसके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा। साथ साथ में फेडरल सिस्टम जो होता है उसके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। फर्स्ट क्या? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड द फेडरल स्ट्रक्चर ना। एंड सेकेंड क्या कि टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, कि रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी एकोमोडेट करना, और हम उसके साथ साथ जो हमारे कंट्री की यूनिटी है या बोल सकते हैं कि उसकी इंटीग्रिटी, इन सबको प्रमोट करना है और इन सबको सेफ गार्ड करना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, एंड ये जो है इसका दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ लेट्स लुक टुवर्ड द कि व्हाट आर द डिफरेंट रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस कैन बी प्रैक्टिस और फेडरलिज्म कैन बी फॉर्म्ड। सो अगर हम लोग बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर की, तो आपको पता चलेगा कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स दैट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर फेडरलिज्म। मतलब कहीं पे प्रैक्टिस हो रहा है फेडरलिज्म का, तो वहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहला क्या कि जो डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट है उनके बीच में एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। देयर शुड बी म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। एंड दूसरा क्या कि उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए सो दैट दे कैन लिव टुगेदर। दैट इज द टू इम्पॉर्टेंट feature or crucial aspects by which we can practice the federalism. So कौन से different routes हैं through which federalism have been formed? तो दो वेज है। अगर हम लोग बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया जो है बेसिकली होल्डिंग टुगेदर जो कंसेप्ट फेडरेशन का उससे फॉर्म हुआ है। वहीं बाकी जो यूएसए का है वहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ है? कमिंग टुगेदर से फॉर्म हुआ है। तो आखिर ये दो काइंड ऑफ रूट्स क्या है? फर्स्ट काइंड ऑफ रूट जो है इसमें क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती है वो अलग अलग रहती है इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो सारी एक साथ आके एक बड़ी सी यूनिट फॉर्म करती है, और इसको क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये इसका बेस्ट एग्जांपल कौन कौन सा है? यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड रूट जो मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस होता है दैट इज द होल्डिंग टुगेदर, जहाँ पे जो एक बड़ी कंट्री होती है वो ये डिसाइड करती है कि जो भी उसके पास पावर है वो जो उसके स्टेट्स है और जो नेशनल गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में शेयर होने चाहिए, और दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द होल्डिंग टुगेदर, क्योंकि वो अब साथ आ रहे हैं ना। ये कहाँ कहाँ पे हुआ बेसिकली? इस तरह के जो फेडरेशन है वो कहाँ कहाँ फॉर्म हुआ है? स्पेशली हमारे यहाँ इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। जैसे बेल्जियम में भी देखे थे कि वहाँ पे वो जो नेशनल गवर्नमेंट थी, जो नेशन पे थे, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हमें अपने यहाँ की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए कहाँ पे फोकस करना होगा कि लोगों के जो बेसिक मीन्स उनकी जो फीलिंग्स होती है उसको समझना, जो डाइवर्सिटी है उन सबको यूनाइट करना। दैट्स वाई व्हाट दे डिड कि उन्होंने पावर शेयर कर दिया इन बिटवीन द स्टेट एंड इन बिटवीन द सेंटर। सो दिस इज द टू डिफरेंट वे बाय विच फेडरेशन कैन बी फॉर्म्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट कैसे फॉर्म हुआ है कमिंग टुगेदर से, और इंडिया कैसे फॉर्म हुआ है होल्डिंग टुगेदर से। नाउ लुक एट द इंडिया। अगर मैं बात करती हूँ इंडिया के बारे में, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग का कंट्री जो है इंडिया, इसको फेडरल क्यों बोलते हैं? हमें पता है कि हमारे यहाँ बहुत से प्रोविजंस है जहाँ पे डेफिनेटली हमें पता चलता है कि हम लोग फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट अगर बात करें तो हमारे यहाँ जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर है बिटवीन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। साथ साथ पे अगर हम लोग बात करते हैं
अलग अलग एस्पेक्ट्स की आपको आगे पता चलेगा कि जो लैंग्वेज बेसिस पे हम लोग कंट्री क्रिएट, जो स्टेट्स क्रिएट किए गए हैं, या हम लोग अभी तक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रखे हैं, इस बेसिस को देखते हुए हमें पता चलता है कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ प्रैक्टिस होता है. सो व्हाट कैन वी से कि ऑल द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम कैन अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि अगर आप देखेंगे जो 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, लेजिस्लेटिव पावर का, इन बिटवीन द स्टेट यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट, तो वो दर्शाता है कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है. तो कौन कौन से 3 लिस्ट है हमारे यहाँ जो स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में शेयर होता है. फर्स्ट इज द यूनियन लिस्ट, सेकंड इज द स्टेट लिस्ट, और थर्ड जो है वो है कंकरेंट लिस्ट. तो अब आता है कि आखिर ये तीनों लिस्ट हैं क्या. बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है. अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो व्हाट इट सेज कि इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली नेशनल इंपॉर्टेंस की तरफ फोकस करता है, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, और इसके रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी प्रोविजंस बनाए जाते हैं, जो भी लॉज बनाते हैं, वो कौन बनाता है, सेंटर पे जो गवर्नमेंट होती है वो बनाती है. दूसरा जो होता है वो होता है स्टेट लिस्ट. बेसिकली स्टेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लॉ बनाने होते हैं वो उसमें जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं ट्रेड, पॉलिस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये सारे हमारे स्टेट के अंदर आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है. और इसका डिसीजन कौन लेता है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट लेती है जो भी इससे रिलेटेड लॉ बना रही है. एंड जो थर्ड होता है वो होता है कॉन्करेंट लिस्ट. मतलब क्या कि इसके और इसके अलावा यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन दोनों के यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इन दोनों में जो भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड नहीं है वो बेसिकली कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं. मीन्स स्टेट और गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, दोनों मिल के ये जो इसके अंदर लिस्ट है उसको आती है. लाइक यू कैन से एग्जांपल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लॉ जाती है, फॉरेस्ट से रिलेटेड, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, मैरिज से, एडॉप्शन से, सक्सेशन से, इसका डिसीजन बेसिकली दोनों मिल के लेते हैं. और सपोज अगर यूनियन और स्टेट दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि मुझे, जैसे यूनियन बोलता है कि इससे रिलेटेड मुझे, यूनियन का जवाब यस में है और जो जो सेंटर पे है, और हमारे जो स्टेट लिस्ट का है वो नो में बोल रहा है. सो व्हाट विल, किसका जो जो भी मतलब किसका डिसीजन सही होगा, तो जो स्टेट यूनियन लिस्ट पे मीन्स जो सेंटर पे है उनका डिसीजन सही माना जाएगा और उनके बेसिस पे लॉ बनाया जाएगा. और हो सकता है कि समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट में भी ये बातें जाती है. अगर मान लीजिए कि इनमें से कोई भी, जैसे आपने देखा कि कुछ हमारे बेसिकली किस में पढ़ रहे हैं, यूनियन लिस्ट में पढ़ रहे हैं, कुछ स्टेट लिस्ट में पढ़ रहे हैं, कुछ कंकरेंट लिस्ट में पढ़ रहे हैं, और सपोज कि अगर कुछ ऐसे प्रोविजंस, कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि इन तीनों में कहीं पे नहीं पड़ती है, तो इसका डिसीजन कौन लेता है, तो इसका डिसीजन जो है बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट लेता है. और ये जो है बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट. लाइक यू कैन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ना हमारे यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना स्टेट लिस्ट में मेंशन है, और ना ही कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है. सो फाइनल डिसीजन किसके पास होगा, यूनियन गवर्नमेंट के पास में होगा. साथ साथ हमें पता है कि मैंने आपको बताया कि बहुत से फेडरेशन है जो कि होल्डिंग टुगेदर से फॉर्म हुए हैं. इट मीन्स क्या कि वहाँ पे उनको इक्वल पावर्स नहीं मिलते हैं. जैसे आपको एग्जाम्पल दिया मैंने यूएसए का, तो हमारे यहाँ अगर बात करते हो तो आपको पता चलेगा क्या कि इंडियन यूनियन जो है यहाँ पे, हमारे यहाँ भी कुछ मतलब सारे स्टेट्स को इक्वल और आइडेंटिकल पावर्स नहीं मिले हैं. कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, लाइक जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ये बेसिकली स्पेशल पावर इंजॉय करते हैं. इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जो उनका कल्चरल सोशल डाइवर्सिटी है, उनकी लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, ये सारी की वजह से उनको एक स्पेशल स्टेटस मिलता है अंडर आर्टिकल 371. एंड ऑल्सो कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो बहुत कम पावर इंजॉय करते हैं. जैसे कि अगर यूनियन टेरिटरी बात कर ले, लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, तो ये लोग जो है बेसिकली ये उतना ज़्यादा पावर इंजॉय नहीं करते हैं जितना कि अदर स्टेट्स करते हैं. मीन्स हमारे यहाँ कुछ कंट्री को स्पेशल पावर मिले हैं, कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर मिले हैं और कुछ स्टेट्स को बहुत कम ही पावर मिले हैं. और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको बहुत ही कम पावर मिला है, यू कैन से लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड दिल्ली. दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स जो कि बहुत कम पावर इंजॉय करते हैं. नाउ आता क्या है कि जो पावर शेयरिंग होता है इन बिटवीन द सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट एंड इन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट, ये हमारे यहाँ का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. और हमें पता है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मीन्स फेडरलिज्म जो है अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अमेंडेड.
क्योंकि हमें पता है फेडरलिस्ट में जो भी चीज़ें आती है दे आर नॉट अमेंडेबल, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, जैसे आप जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियरी या फिर नेशनल इंटीग्रिटी, ये सारे जो टर्म्स हैं बेसिकली दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे कैन नॉट बी अमेंडेड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें इंडिया के, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म डिफरेंट डिफरेंट मेथड से यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम लोग कोई भी कंट्री में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस लिखे दे आर सफिशिएंट। हमारे यहाँ कुछ हमें भी कुछ रूल्स बनाने होते हैं, कुछ रेगुलेशन बनाने होते हैं, ताकि लोगों की जो स्पिरिट है लाइक लिविंग टुगेदर, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, उनकी लैंग्वेज अलग है, तो ये सारी जो फीलिंग्स है इससे ज़्यादा उनके अंदर इरिटेशन का या कन्फ्लिक्ट का भावना है। सो अगर हम लोग अपने यहाँ बात करें तो आपको पता चलेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव टेकन सर्टेन मेजर्स, जिसकी वजह से हमारे यहाँ देख सकते हैं कि हाउ वी हैव प्रैक्टिस फेडरलिज्म स्पेशली इन आवर कंट्री। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमें पता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर आर वेरियस स्टेट्स, बेसिकली दे आर क्रिएटेड बाय द ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, ऑन द लैंग्वेज बेसिस, यू कैन से लाइक द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। सो व्हाट हैपन कि 1947 के बाद बहुत से कंट्रीज ऐसी, बहुत सी स्टेट्स ऐसी थी हमारे यहाँ की जो कि अपनी लैंग्वेज उनका बहुत ही अलग था। लाइक अभी भी हमें पता है कि जो साउथ के स्टेट्स होते हैं देयर लैंग्वेजेज आर टू डिफरेंट, मीन्स वो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के या जो नॉर्थ के लोग होते हैं दे स्पीक हिंदी। सो व्हाट हैपन कि इस बेसिस पे उनका जो स्टेट का क्रिएशन हुआ वो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट हुआ, और बहुत से स्टेट्स ऐसे थे जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये यहाँ पे हमें दिखाता है कि कैसे यहाँ पे हमारे यहाँ फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए, इसको मेंटेन रखने के लिए, लोगों के जो फीलिंग्स होती है उनको समझने के लिए, डाइवर्सिटी होते हुए व्हाट वी डिड वी प्रैक्टिस फेडरलिज्म एंड दैट शो द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। नाउ सेकेंड अगर हम लोग पर्सपेक्टिव देखते हैं तो ये आपका पॉलिटिकल प्रेजेंट टाइम का पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, जहाँ पे हमें दिखता है कि बहुत स्टेट की फॉर्मेशन हो चुकी है आफ्टर 1947। अगर ये जो मैप देखेंगे तो ये है 1947 के टाइम का, बट ये जो आपका मैप है ये है प्रेजेंटली का, जहाँ पे आपको दिखता है कि कितने सारे पहले के जो स्टेट्स थे वो अगेन फर्दर डिवाइड हो गए हैं, एंड दिस इज द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ आवर कंट्री स्पेशली इंडिया। नाउ सेकेंड जो है वो है लैंग्वेज पॉलिसी। हमें पता है कि सेकेंड जो इंडियन फेडरेशन का जो सेकेंड टेस्ट है वो हमें लैंग्वेज पॉलिसी से पता चलता है। हमें अभी भी पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज जो होता है अभी भी कोई लैंग्वेज नहीं है। हमें अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हम लोग देखेंगे ये कैसे बहुत से लैंग्वेजेज हैं जिसमें से कुछ लैंग्वेज जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हो गए हैं। हम लोग को अर्लियर क्या पता चला कि हम लोग सोचे कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब हम लोग को प्लानिंग था कि हिंदी को जो है अपना नेशनल लैंग्वेज बनाए, बट हमें पता है कि जो साउथ के लोग हैं वो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, दैट्स वाई कुछ लोगों के लिए हिंदी जो था वो मदर टंग था, बट कुछ लोग जो ऐसे थे उनके लिए बिल्कुल ही अनजान था। मतलब ऑलमोस्ट 40% जो लोग थे हमारे कंट्री के वो प्रैक्टिस करते थे। देयरफॉर ये हमारा मेथड जो था सक्सेसफुल नहीं हो गया। तो यहाँ पे भी दिखाता है कि अभी भी हमारे यहाँ कोई भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और हम लोग ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेज ऐसे हैं जो शेड्यूल रखे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस बेसिस पे जो भी अलग अलग लैंग्वेज के जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। इवन इन you can say in parliament they speak in either in english or they speak either they speak in hindi or they speak in english। नाउ जो थर्ड पॉलिसी है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। हमें पता है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप जो है बहुत ही मेंटेन रखता है किसी भी कंट्री का जो फेडरलिज्म को दिखाना है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, अरेंजमेंट्स है, वो वहाँ पे हमें पता है कि पावर शेयरिंग जो होता है बेसिकली स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में होता है। तो हो सकता है कि कभी सेंटर पे जो रूलिंग पार्टी हो वो स्टेट में नहीं हो सकता है, बट वो दोनों अपनी पावर जो है एक दूसरे से अच्छे खासे शेयर करते हैं। सो दिस इज द थ्री मेथड बाय विच फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन द इंडिया। नाउ लेट्स लुक टुवर्ड्स द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अगर लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करें तो हमें पता चलता है अकॉर्डिंग टू 2011 ऑलमोस्ट 1300 डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेज है जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, जिसमें से 22 जो है दे आर शेड्यूल्ड लैंग्वेज और बाकी जो है दे आर नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं। नाउ अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो आई थिंक दिस विल बी टू लॉन्ग वीडियो, सो आई विल बी स्टॉपिंग हियर। So thank you so much everyone for watching my video. Don't forget to like, share and subscribe my channel for getting the notification of upcoming videos.